हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल हमारी क्लास संविधान पर हो चुका है, एक लेक्चर हो चुका कंप्लीट। आज हम संविधान को आगे कंप्लीट करेंगे आज, और हम आगे जानेंगे संविधान के बारे में। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुआ है, उसके अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, उनकी जानकारी आपको बेसिक होना चाहिए। भारतीय संविधान, जैसे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जो है इसमें पहले तो आपको पार्ट मिलेंगे, भाग मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या मिलेंगे? भाग। इसमें कितने पार्ट्स हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान के भागों की संख्या कितनी है, कुल भाग कितने हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो मूल भाग हैं उनकी संख्या है कुल 22। कितनी है स्टूडेंट्स? 22। 22 भाग जो है भारतीय संविधान में, और 22 भागों के अंतर्गत ही आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में, आर्टिकल्स इनकी संख्या है 395, जो कि हमारे मूल आर्टिकल है। मतलब भारतीय संविधान में 22 भागों के अंतर्गत ही 395 आर्टिकल्स आते हैं, और ये 395 जो मूल आर्टिकल है यही हमारा पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 22 भाग है ये भी मैं आपको डिटेल्स एक समझाऊंगा कि 22 भाग में किस भाग में क्या आता है। आर्टिकल्स 395 हैं, इसमें से भी कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 395 आर्टिकल्स में से कम 150 से 200 आर्टिकल्स जो है वो अति महत्वपूर्ण है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये भारतीय संविधान के 22 भाग हो गए हैं। आर्टिकल्स, मूल जो आर्टिकल्स हैं वो 395 हो गए हैं। एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं शेड्यूल्स, अनुसूचियां, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी है ये भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है जब संविधान हमारा बना था 26 नवंबर 1949 के दिन, तो उस दिन हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियां कितनी थी। एक्चुअली वर्तमान स्थिति पूछता है या फिर जब संविधान बना था उस हिसाब से पूछता है, तो आपको दोनों बातें बताना होती हैं। जब हमारा संविधान बना था तब हमारे जो भाग थे वो 22 भाग थे, और आज भी 22 ही भाग हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स जब संविधान बना था तब भी 395 थे, आज भी 395 हैं। कुछ इसमें का करके ABC करके बढ़ाए गए हैं, मगर मूलतः जो है वो 395 है। और ABC करके जो प्लस किए गए संविधान के संशोधन के माध्यम से, उनकी संख्या यदि प्लस कर दी जाए तो लगभग 460 से भी ज्यादा संविधान में हमारे आर्टिकल्स हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर हमें मूल याद करना है जो हमारा मूल संविधान है, जो हमने हमारी संविधान सभा ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 26 नवंबर 1949 के दिन जो एडॉप्ट किया था हमारे संविधान को, उस समय 395 जो हमारे मूल आर्टिकल थे वही आर्टिकल हमें संविधान वाले याद रखना है, 395 आर्टिकल। अब बात करते हैं हमारी शेड्यूल्स की, बात करते हैं अनुसूचियां। और क्या स्टूडेंट्स? अनुसूचियां। अनुसूचियां जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा संविधान जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी स्टूडेंट्स? 8 अनुसूचियां थी। बट वर्तमान स्थिति में अब अनुसूचियां 4 और हो गई हैं, मतलब अब जो संख्या है कुल 12 है। कितनी है टोटल? 12। ये क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं, हर एक एग्जाम में कभी ना कभी आपको मिल जाएंगे, सेट पेपर आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। तो पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है 22। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो है 395। यदि पूछता है आपसे भारतीय संविधान में शेड्यूल्स कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, तो आप बताएंगे कुल जो है वर्तमान में वो 12 हैं। जब संविधान बना था उस समय कितनी थी? 8 थी, 4 जोड़ी गई हैं। कब कब जोड़ी गई हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो अनुसूची ही रहेगा, शेड्यूल पे रहेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। भारतीय संविधान की अनुसूचियां जो 12 हैं उनको आज समझेंगे, किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में आपको क्या है, क्या मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करें, शेड्यूल्स की बात करें, तो फर्स्ट अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची है
इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? जैसे भारत जो है, भारत में वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसमें लिस्टेड है ये सभी। किसमें? अनुसूची फर्स्ट में, शेड्यूल फर्स्ट में। तो शेड्यूल फर्स्ट में क्या है? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप? यहां पे देखिए, जो अनुसूची फर्स्ट है, कभी भी पूछा जाए कि 28 राज्य, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस शेड्यूल में मिलता है, तो आप बताएंगे शेड्यूल फर्स्ट। ठीक है, अनुसूची फर्स्ट। तो 28 राज्य। अब जैसे कि हमारे यहाँ पहले 29 राज्य थे, 29 राज्य थे, अब 29 राज्य थे, तो अब एक राज्य कम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, और यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं लद्दाख और उसको। तो जितने राज्य हो जाते हैं, कम हो जाएंगे तो कम आएंगे इसमें, ज्यादा बढ़ जाएंगे तो इसमें आप एक बड़ा, जब भी बढ़ेंगे तो इसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी जब बढ़ते हैं ना, इसमें और लिस्टेड कर दिए जाते हैं, इसमें बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जो अनुसूची फर्स्ट है, इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी किसमें आते हैं? अनुसूची शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं। अब अनुसूची 2 की बात करते हैं। अनुसूची 2 में किसके बारे में जानकारी मिलती है? किसका उल्लेख मिलता है? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी पोस्टें होती हैं, जो सर्वोच्च पद होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का पद हो, राज्यपाल का पद हो, अटॉर्नी जनरल का पद हो, महान्यायवादी का पद हो, और जितने भी संवैधानिक पद हैं जिनका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो 395 आर्टिकल्स हैं उसमें मिलता है, चाहे वो निर्वाचन आयोग की बात हो, चाहे वो वित्त आयोग की बात हो, उस पर जो संवैधानिक जो सभी पद हैं, उन सभी पदों का, उन सभी जितने भी पद होते हैं, उनको जो वेतन मिलता है, उन्हें जो वेतन मिलता है, उन्हें जो सैलरी मिलती है, उनकी जो पेंशन होती है, उन सभी का उल्लेख आपको मिलेगा अनुसूची 2 में, शेड्यूल। जैसे कि राष्ट्रपति को सैलरी मिलती है 5 लाख रुपए, उसकी जानकारी आपको शेड्यूल 2 में मिलेगी, मतलब अनुसूची 2 में मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, संवैधानिक पदों के वेतन, पेंशन तथा भत्ते, ठीक है, वो आते हैं अनुसूची शेड्यूल 2 में। तो अनुसूची फर्स्ट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलेगा। अनुसूची सेकंड में संवैधानिक पद जितने भी होते हैं, संवैधानिक पद का मतलब होता है राष्ट्रपति हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो महान्यायवादी हो, चाहे वो कैग हो, चाहे वो जितने भी बड़े संवैधानिक निर्वाचन आयोग का पद हो, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, उन सभी पद जो होते हैं, सभी पदों के जो वेतन होते हैं, जो सैलरी उनको दी जाती है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनमें जो अधिकारी होते हैं, जो भी न्यायाधीश होते हैं, जो भी चीफ जस्टिस या जस्टिस होते हैं, उनको जो वेतन मिलता है, पेंशन मिलती है, भत्ते मिलते हैं, उन सभी की डिटेल्स आपको मिलेगी अनुसूची सेकंड में, शेड्यूल सेकंड में। इसके बाद अनुसूची थर्ड, अनुसूची, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? अनुसूची जो थर्ड है, इसमें आपको जानकारी मिलती है जो संवैधानिक पद है, कोई भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद होता है, जब वो पद पर जाने से पहले उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, शपथ लेने के बाद ही वो उस पोस्ट पर काम करते हैं। तो संवैधानिक पदों पर जो अधिकारी होते हैं, संवैधानिक पदों पर जो प्रधान होते हैं, उनको जो शपथ दिलाई जाती है, पद की शपथ दिलाई जाती है, उसका उल्लेख मिलता है अनुसूची 3 में, ठीक है। तो संवैधानिक
पदों के पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली पद शपथ का उल्लेख। ठीक है स्टूडेंट, पद शपथ का उल्लेख। तो ये जानकारी आपको मिलेगी शेड्यूल 3 में। इसके बाद अनुसूची 4। अनुसूची 4 जो है शेड्यूल 4 है। इसमें हमारे भारत में जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की जानकारी आपको मिलती है अनुसूची 4 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्यसभा सीटों का उल्लेख किस शेड्यूल में मिलता है, किस अनुसूची में मिलता है, तो आप बताएंगे अनुसूची 4 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अनुसूची 4 जो है इसमें राज्यसभा सीटें जो है, हमारे भारत में राज्यसभा सीटों की संख्या है 250। कुल 250 राज्यसभा सीटें हैं, तो राज्यसभा सीटों का उल्लेख मिलता है अनुसूची 4 में। ठीक है, राज्यसभा सीटों का उल्लेख। ठीक है स्टूडेंट्स, राज्यसभा सीटों का उल्लेख आपको इसमें मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? कुल अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं। जब हमारा संविधान बना था, जब मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, उस समय हमारे जो अनुसूचियों की संख्या है, शेड्यूल्स की संख्या है, वो 8 थी। वर्तमान में 12 हो गई है। 4 को जोड़ा गया है। कब कब जोड़ा गया है मैं आगे बताऊंगा आपको। इसमें जो 12 अनुसूचियां हैं, हमें 12 की 12 अनुसूचियां पूरी पढ़नी है। इसमें पहली अनुसूची जो है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद सेकंड जो अनुसूची है, उसमें संवैधानिक पदों के वेतन, पेंशन तथा भत्तों के बारे में जानकारी मिलती है। और अनुसूची 3 जो है, इसमें संवैधानिक पदों के पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। अनुसूची 4 में, शेड्यूल 4 में राज्यसभा सीटों का उल्लेख मिलता है कि राज्यसभा सीटें कितनी हैं। राज्यसभा सीटें 250 है वर्तमान में, उसका उल्लेख आपको मिलता है अनुसूची 4 में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से कवर कर लें। अनुसूची 1 में 28 राज्य, अनुसूची 2 में संवैधानिक पदों के वेतन भत्ते, 3 में संवैधानिक पदों द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ, और 4 में राज्यसभा सीटों का उल्लेख। शेड्यूल 5 के बारे में पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमारे 4 शेड्यूल हो गए। शेड्यूल 5 जो है अनुसूची 5 है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? अनुसूची 5 में जो SC ST क्षेत्र हैं, जहां पर SC ST के ज्यादातर लोग रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल को कुछ नियम कानून, मतलब वहां का प्रशासन देखने के लिए कुछ अधिकार दिए गए, उसके बारे में जानकारी मिलती है शेड्यूल 5 से। ठीक है, तो SC ST क्षेत्र मतलब अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल को विशेष शक्तियां, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो शेड्यूल 5 है, इसमें क्या उल्लेख मिलता है, इसमें समझ लीजिए। जो अनुसूचित जाति क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपको पता है वहां का प्रशासन चलाने के लिए प्रॉपर गवर्नर को, जो राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, कुछ विशेष पावर दी गई हैं, जो वहां के प्रशासन को खुद चलाता है। जैसे कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो राज्य हैं वो जनजातीय राज्य हैं। जैसे आपने वहां देखा है असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है। ये सभी जो राज्य हैं वो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र है, अनुसूचित ST वाले क्षेत्र है। तो वहां के प्रशासन को देखने के लिए कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं गवर्नर को, राज्यपाल को। तो राज्यपाल की जो विशेष शक्तियां हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है अनुसूची 5 में, शेड्यूल 5 में। अब शेड्यूल 6 जो है शेड्यूल 5 के जैसा ही है। एक्चुअली ये 5 और 6 एक ही चीज से है, SC ST से ही संबंधित है। बट यहाँ पर सभी क्षेत्रों के लिए विशेष, मतलब SC ST क्षेत्रों के सभी क्षेत्र जो होते हैं उनके लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां हैं। मगर अनुसूची 6 में 4 राज्यों के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं। तो SC तथा
एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए राज्यपाल को शक्तियां, मगर ये विशेष 4 राज्यों में दी गई हैं, असम, मिजोरम, मेघालय प्लस त्रिपुरा। ठीक है स्टूडेंट, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा आईएमपी है और एग्जाम में पूछा जाता है। जो अनुसूची 6 है, शेड्यूल 6 है, उसमें एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए, वहां के प्रशासन के लिए, वहां पर प्रशासन चलाने के लिए राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं, मगर ये केवल 4 राज्यों के लिए विशेष है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, अनुसूची 5 में जो है एससी एसटी के सभी क्षेत्रों के लिए प्रशासन करने के लिए राज्यपाल को विशेष शक्तियां, मगर ये 4 क्षेत्रों के लिए स्पेशली पावर है राज्यपाल के पास, जो कि अनुसूची 6 में रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अनुसूची 7, अब अनुसूची जो है शेड्यूल 7 है, वो उसमें क्या प्रावधान है, क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में देखिए। तो अनुसूची जो 7 है, शेड्यूल 7 है, उसमें केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें जो होती हैं उनके बीच संबंध को दर्शाया गया, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया कि केंद्र भी राज्यों के लिए कुछ गलत ना कर सके, या फिर राज्य केंद्र सरकार की जो शक्तियां होती हैं उनमें हस्तक्षेप ना कर सके। इसलिए राज्यों के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, केंद्र के लिए कुछ अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं, दोनों के लिए कुछ संविधान में ऐसा लिखा गया है कि वो उसी क्राइटेरिया के अंदर ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो अनुसूची 7 में क्या है, 7 में है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, राज्यों को अलग पावर दी गई है, केंद्र सरकार को अलग पावर दी गई है। तो क्या पावर है उसको समझिए। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के द्वारा किया गया है। इसमें 3 सूचियां आती हैं, कितनी, 3 सूचियां। इसको समझिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 3 सूचियां किसमें आती हैं, तो 3 सूचियां अनुसूची 7 में आती हैं। इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों को बांटा गया है कि वो किन शक्तियों के आधार पर कार्य करेंगे। तो 3 सूचियां जो बांटी गई हैं वो कौन कौन सी हैं उसको समझिए। 3 सूचियां हैं, एक तो है संघ सूची। कौन सी है, संघ सूची। संघ का मतलब यहाँ पर यूनियन होता है, और एक होती है राज्य सूची, क्या, राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। क्या होती है स्टूडेंट, समवर्ती सूची। अब ये 3 सूचियां हैं, इसके आधार पर पूरी शक्तियां बटी हुई हैं भारत में। केंद्र किस हिसाब से कार्य करता है, राज्य किस हिसाब से कार्य करते हैं, और दोनों के बीच किस हिसाब से कार्य होते हैं, वो इसके आधार पर ही होता है। तो 3 सूचियां हैं, एक का नाम है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, एक है राज्य सूची जिसमें राज्य के सब्जेक्ट होते हैं, एक है समवर्ती सूची। ठीक है फ्रेंड, समवर्ती कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची जो है इसमें कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। संघ सूची जिसमें कि 97 सब्जेक्ट है। कितने हैं, 97 सब्जेक्ट। मतलब ऐसे जब भारतीय संविधान जब बना था उस समय इसमें 97 सब्जेक्ट थे। अब सब्जेक्ट थोड़े शायद बढ़ गए हैं, 99 के आसपास हो गए हैं। सब्जेक्ट का मतलब ऐसे विषय जिस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, वह सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको पता है रेलवे पर डिसीजन लेने का पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, रेलवे पर कानून बनाने का अधिकार पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो बैंकिंग है, बैंकिंग पर भी पूरा अधिकार किसका होता है स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, व्यापार है, वाणिज्य है, बैंकिंग है, चाहे आप रेलवे है, इन सभी जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे लगभग 97 सब्जेक्ट जो होते हैं वो संघ सूची में आते हैं, और इन सभी सब्जेक्टों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को ही होता है।
अब हम बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में जो सब्जेक्ट हैं उनकी संख्या जब संविधान बना था उस समय 66 सब्जेक्ट। कितने थे स्टूडेंट? 66 सब्जेक्ट। जैसे आपको पता है किसी भी राज्य की पुलिस जो होती है वहाँ के स्टेट के हिसाब से काम करती है और उस पर कानून बनाने का अधिकार भी स्टेट का ही होता है। जो पंचायतें होती हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार भी स्टेट का ही होता है। जो नगरीय निकाय होते हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार भी राज्य सूची के अंतर्गत ही आता है। ऐसे 66 सब्जेक्ट जो है, अब सब्जेक्ट की संख्या थोड़ी एक दो और बढ़ गई होगी, लगभग 67 के आसपास हो गई है, मगर संविधान बना था उस समय 66 सब्जेक्ट थे। अब राज्य सूची में ऐसे 66 सब्जेक्ट हैं जिस पर कानून राज्य सरकारें बना सकती हैं, जिसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अब समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और जब संविधान बना था उस समय इसमें 47 सब्जेक्ट थे। कितने थे? 47 सब्जेक्ट थे, 47 विषय थे जिस पर राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। मगर यदि एक जैसे कानून दोनों ने बनाए हैं तो राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाता है। उस कंडीशन में केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो होता है पूरे भारत में लागू होता है और स्टेट का कानून स्टेट में होता है। जब एक जैसा कानून दोनों ने बनाया है तो स्टेट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लग ही जाएगा, तो उस कानून का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होता है वो प्रभावशाली रहता है। तो समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, मगर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसी सब्जेक्ट का कानून बना दिया तो राज्य का कानून समाप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी 3 सूचियां हो गई हैं जो 7वीं अनुसूची में आती हैं। तो संघ सूची जो है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसमें 97 सब्जेक्ट जब संविधान बना था तब थे, राज्य सूची में 60 सब्जेक्ट संविधान बना था तब थे, और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट जब संविधान बना था तब थे। ठीक है, तो इस पे संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है, राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। मगर जब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है तो राज्य का कानून निरस्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है उसके संबंध में गवर्नर को विशेष पावर दी गई है, विशेष शक्तियां दी गई है। 6 में भी वैसा का वैसा है, बट 4 राज्यों के लिए थोड़ा सा अलग है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं वो किस आधार पर बटेंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, लोकतंत्र में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्तियां और राज्यों को शक्तियां नहीं, राज्यों को भी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार को भी शक्तियां हैं, दोनों अपने सीमा के आधार पर ही है। ठीक है, तो केंद्र तथा राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा होता है। उसमें भी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है? मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 के दिन, उस समय तक केवल और केवल 8 अनुसूचियां तक ही थी। इसके बाद अनुसूचियां बढ़ाई गई हैं, इसके बाद अनुसूचियां 4 और बढ़ी हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। अब अनुसूची जो 8 तक है वहां तक समझ लीजिए। अनुसूची 8 में जब हमारा 8वीं अनुसूची जो है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो भारतीय 22 भाषाएं हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है। अब ये 22 भाषाओं के बारे में मैं जो हमारा राजभाषा आयोग होता है उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अब जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें जब संविधान हमारा बना था उसमें तब 22 भाषाएं नहीं थी, उस समय 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं के बाद फिर एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा के बाद प्लस फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया, फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं ये 14 प्लस 8 कितनी हो जाएंगी? ये 22 भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो 22 भाषाएं आपसे जैसा पूछा जाएगा वैसा बताना है। वर्तमान स्थिति में 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें मिलता है, आपको ये बताना है कि अनुसूची शेड्यूल 8 में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मगर जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान जो हमारा संविधान है, बेसिक
मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और जो भाषा जोड़ी गई है पहली बार वो 1967 में जोड़ी गई थी, वो थी सिंधी भाषा। मतलब 1967 तक 1949 में संविधान बना था, उससे लेके 1967 तक कोई भी 14 भाषा से लेकर 15 भाषा नहीं हुई थी। मगर 1967 में एक भाषा और जोड़ी गई जिसको हम सिंधी भाषा कहते हैं, ठीक है, जो सिंध प्रांत पंजाब से लगे है वहां, तो सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। इसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई। इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा गया? इन 3 भाषाओं को 1992 में जोड़ा गया और 1992 में इनको जोड़ा गया। इसमें 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? इसमें थी 3 भाषाओं में आता है कोंकणी, कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सी? मणिपुरी और नेपाली। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाली भाषा मतलब निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो शेड्यूल 8 में 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो ये नहीं बोलना कि नेपाली भाषा की नेपाल में बोली जाती है, ये हमारे उसमें नहीं, ये हमारे उसमें। कोंकणी भाषा हमारे गोवा में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? गोवा राज्य में बोली जाती है। मणिपुर हमारे मणिपुर राज्य में बोली जाती है। नेपाली नेपाल से लगे हुए हमारे राज्यों में बोली जाती है। अब जो 4 भाषाएं हैं ये कब जोड़ी गई? तो ये 2003 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2003 में। 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 भाषाएं। इसके बाद अभी कोई भाषा नहीं जुड़ी है। 22 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में वर्णित हैं जो कि शेड्यूल 8 में शामिल है। जब हमारा संविधान बना था तब केवल 14 भाषाएं थी। इसके बाद 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर इसके बाद 92 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद जो चेंजेस आया वो 2003 में किया गया और 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सब मिला के 22 भाषाएं हो गई। अब ये भाषाएं कहाँ बोली जाती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आती है। बोडो जो है ये बोली जाती है असम में। कहाँ बोली जाती है? असम में। डोंगरी बोली जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। मैथिली बोली जाती है बिहार में। और संथाली की हम बात करें तो संथाली बोली जाती है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड, जो दक्षिणी बिहार है वहां पे बोली जाती है। ये सभी भाषाएं एग्जाम में पूछी जाती है। संथाली किस प्रदेश में बोली जाती है? मैथिली, डोंगरी और बोडो। ठीक है, तो ये आप याद कर रखना। ये 8वीं अनुसूची आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद 8वीं अनुसूची के बाद हमें कवर करना है 12 अनुसूचियां हैं, 12 का कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हम बात करें अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12। अब ये 12 अनुसूचियां यहाँ तक हमें कवर करना है। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून को लाया गया है। भूमि सुधार संबंधी कानून। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कानून से संबंधित 284 अधिनियम इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, ऐसे 284 कानून है इसमें भूमि सुधार से संबंधित। तो भूमि सुधार संबंधी कानून मतलब लैंड से संबंधित जो लॉ है वो अनुसूची 9 में जोड़ा गया। अब आपको पता है कि 8 तो अनुसूचियां थी, इसके बाद जो अनुसूचियां 4 जोड़ी गई हैं, एक किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, ये आपको पता होना चाहिए किस डेट में, और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अनुसूची 9 जो है इसमें भूमि सुधार संबंधी कानून को लाया गया और इसमें 284 जो है अधिनियम है। इसमें प्रथम संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला संविधान संशोधन इसी को माना है, यही प्रथम संविधान संशोधन 1951। मतलब 1951 जब हमारा 1949 के बाद 2 साल बाद 1951 में पहली बार हमारे संविधान में संशोधन हुआ था। पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था और पहला संविधान संशोधन यही था, अनुसूची 9 को जोड़ा गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार कानून से संबंधित है, जिसमें 284 अधिनियम है, कानून है और ये शेड्यूल 9 में रखे गए। इसके बाद अनुसूची 10 की बात करें तो इसमें दल बदल संबंधी कानून लाया गया। दल बदल संबंधी कानून। ठीक है स्टूडेंट्स,
दल बदल संबंधी कानून लाया गया और ये राजीव गांधी जी के काल की बात है। ये तो जवाहरलाल नेहरू जी के काल की बात है, जब वो पहले प्रधानमंत्री थे उस समय की बात है। यहाँ पर राजीव गांधी थे। राजीव गांधी के काल में 52वां संविधान संशोधन किया गया, 52वां अमेंडमेंट बिल लाया गया, संविधान संशोधन किया गया 1985 में। इसके माध्यम से दल बदल संबंधी कानून बनाया गया। ठीक है, जो लोग दल बदलते हैं उनकी जो पात्रता होती है उसको निरस्त किया जाता है। उसमें क्या क्या नियम है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। दल बदल संबंधी कानून 1985 में लाया गया, किसके सरकार के द्वारा? राजीव गांधी सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो राजीव गांधी जी के द्वारा ये दल बदल संबंधी कानून 1985 में अनुसूची 10 में जोड़ा गया। 10 मतलब दल बदल। ठीक है, इसके बाद 11 संविधान संशोधन, ये 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 और ये 12वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची शेड्यूल जो है ये है 74वां संविधान संशोधन। और दोनों संशोधन 1992 में ही हुए। दोनों की डेट एक ही है 92 मगर दोनों शेड्यूलों को 92 में ही जोड़ा गया था 11वीं और 12वीं अनुसूची के रूप में। ये 73वां है क्योंकि ये 73वां नहीं हो सकता, ये सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, तो ये 74वां हो गया। तो अनुसूची 11 में जो है इसमें क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 है क्या? ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है स्टूडेंट्स, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जो ग्राम पंचायतें होती हैं उसमें जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है, उसमें ग्राम आता है, फिर ब्लॉक आता है, फिर उसमें ग्राम आता है, जनपद आता है, फिर उसमें जिला पंचायत आती है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था जो होती है पंचायती राज व्यवस्था, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और ये संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव उस समय क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। तो अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और इसमें जो सब्जेक्ट है उनकी संख्या है, इसमें विषय है 29 विषय। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। अब 29 विषय मतलब ऐसे 29 विषय जिस पे पंचायतें जो है कार्य करती हैं, चाहे सड़क निर्माण हो, गरीबी उन्मूलन हो, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, चाहे मेले की व्यवस्था हो, मेले से आने वाला पैसा, वो सब व्यवस्थाएं जो होती हैं, वो सब्जेक्ट जो होते हैं, वो सब पंचायती राज व्यवस्था में ही आते हैं। तो 29 विषय ऐसे हैं जिसमें पंचायत जो कार्य करती है, विकास का कार्य करती है। तो अनुसूची 11 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें 29 सब्जेक्ट है। अब अनुसूची 12 में क्या है? इसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ये नगरीय निकाय से संबंधित है। नगरीय निकाय, ठीक है, किससे संबंधित है? नगरीय निकाय। आपने देखा है जितनी भी सिटीज होती हैं, जो भी नगर होते हैं, जितनी भी सिटीज होती हैं, चाहे वो महानगर हो, कॉर्पोरेशन होते हैं, वो सभी जो है इसी में आते हैं। अनुसूची 12 के द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकाय संबंधी कानून लाया गया, नगरीय निकाय व्यवस्था लाई गई। ठीक है, नगरीय निकाय व्यवस्था। तो नगरीय निकाय व्यवस्था, इसमें भी सब्जेक्ट रखे गए और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स? 18 सब्जेक्ट हैं। इसमें 18 ऐसे विषय हैं जिस पर नगर काम करते हैं, जिस पर नगर पालिकाएं काम करती हैं, नगर निकाय काम करते हैं, चाहे वो महानगर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अनुसूची 12 जो है शेड्यूल 12 में क्या है? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकाय व्यवस्था को जोड़ा गया। 18 विषय इसमें दिए गए जो विकास के लिए वो उस पर कानून बना सकते हैं। तो ये हमारे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी वर्तमान में अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं 12, उनके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आप अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल क्लियर है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे शेड्यूल हो, चाहे पार्ट्स हो, भाग हो, चाहे आर्टिकल्स हो। ये तीनों टॉपिक जो है आपने डिटेल में पढ़ लिए तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लगभग पूरा हो गया है, क्योंकि इनके अंदर ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। ठीक है, तो एक बार मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको। जैसे कि
अनुसूची एक में क्या है, अनुसूची एक में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। भाग 2 में जो भी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अनुसूची जो 3rd है उसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, उसमें आपको जानकारी मिलती है उनके द्वारा संवैधानिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद 4थे में राज्यसभा सीटों के बारे में जानकारी मिलती है। 5वें और 6वें में SC ST के प्रशासन से संबंधित राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, बट 6ठे वाले में क्या है, असम मिजोरम मेघालय त्रिपुरा के लिए इसमें विशेष प्रावधान रखा गया है। इसके बाद 7वें शेड्यूल में किसके बारे में उल्लेख मिलता है, 7वें शेड्यूल में उल्लेख मिलता है कि जो केंद्र और राज्य होते हैं उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, उन्हें शक्तियां दी गई हैं, क्राइटेरिया उनके बनाए गए हैं। उसमें 3 क्या है सूचियां, एक संघ सूची यूनियन लिस्ट और एक है स्टेट लिस्ट और एक क्या है संवर्ती सूची। इन 3 जो सब्जेक्ट हैं इनके आधार पर 3 जो सूचियां हैं इनमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद राज्य सूची की बात करें तो 66 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद हम संवर्ती सूची की बात करें तो 47 सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्टों पर काम करते हैं कौन, केंद्र और राज्य सरकार। इसके बाद आर्टिकल सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, मगर जब हमारा संविधान बना उस समय 14 भाषाएं थी। उसके बाद संविधान संशोधन करके 22 भाषाएं की गई हैं। पहली भाषा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें आती है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। इसके बाद 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इसके बाद 9वीं अनुसूची जो कि जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट बिल था ये 1951 में, इसको जोड़ा गया। ठीक है, भूमि सुधार संबंधी कानून से संबंधित है, 284 अधिनियम इसमें है। इसके बाद 10वीं जो अनुसूची है, 10वां शेड्यूल है, दल बदल संबंधी कानून से संबंधित है, जो राजीव गांधी सरकार के द्वारा 1985 में लाया गया था। ठीक है स्टूडेंट, 52वां संविधान संशोधन है। इसके बाद 11वीं जो शेड्यूल है, 11वीं जो अनुसूची है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993वें संविधान संशोधन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के काल में जोड़ी गई थी, जब पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जो लास्ट अनुसूची है 12वीं अनुसूची, उसमें नगरीय निकाय व्यवस्था के बारे में संबंधित है, नगरीय प्रशासन से संबंधित है, और इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको 1-2 बार और अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर डेफिनेटली आते हैं, कोई भी एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।